Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry and paper number first, and in this we will read about Vilaykan solution energy and solubility of ionic solids. विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक यौगिकों की विलेयता, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्यूट्स एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो कि है समान को घोलता है या जो जैसा है वो उसमें ही समाहित हो जाता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि विपरीत आवेशित आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा दृढ़ता से जुड़े होते हैं। अतः इन यौगिकों को किसी विलायक में घोलने के लिए जो इस जालक ऊर्जा को तोड़ना होगा। विलायक यदि जल है तो जो ऊर्जा निकलती है उसे हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई और विलायक है तो वो विलायकन ऊर्जा कहलाती है। आयनिक यौगिक धनायनों और ऋणायनों की उपस्थिति के कारण सिर्फ ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। विलायकन क्रिया को आप अगर हम जल लेंगे तो देखिएगा कि जल के जो अणु में H परमाणुओं पर आंशिक धनावेश होता है जबकि ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान हाइड्रोजन से अधिक होता है, इसीलिए ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉनों की जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसीलिए जल एक ध्रुवीय विलायक है। जब हम नमक को जल में घोलते हैं तो वो उसमें घुल जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि नमक के जो सोडियम आयन है और जल के आंशिक आवेश वाले जो जल एक ध्रुवीय विलायक है। जब हम नमक मतलब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो नमक के जो सोडियम आयन है वो जल के आंशिक आवेश वाले ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होंगे, साथ ही जो ऋणावेशित क्लोराइड आयन है वो आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन आयन की तरफ आकर्षित होते हैं। अंततः सोडियम प्लस तथा Cl माइनस आयनों के मध्य का जो आकर्षण है वो टूट जाता है और प्रत्येक आयन चारों ओर से जल के अणुओं से घिर जाता है। इस प्रक्रिया को विलायकन या यहाँ पर जलयोजन कहते हैं। सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन के चारों ओर प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु कई परतों में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिएगा सोडियम की चारों ओर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन और ये इस तरह से बंध बन जाते हैं। क्लोरीन के चारों ओर हाइड्रोजन और जल के अणुओं के कई परत में मिल जाते हैं। इस प्रकार 1 ग्राम मोल गैसीय आयनों को किसी विलायक में विलय करने पर जो ऊर्जा निकलती है वो विलायकन ऊर्जा कहलाती है और यदि विलायक वहां पर जल है तो वो उत्सर्जित ऊर्जा को हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक विलय होता है। जालक ऊर्जा का मान अगर मान कम है तो ये शो करता है कि धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम है। अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा होगा तो पदार्थ जल में घुल जाएगा, लेकिन अगर जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से ज्यादा है तो पदार्थ जो होगा वो अविलय रहेगा। यदि यौगिक विलय है तो उसके घुलने पर ऊष्मा मुक्त होती है जिससे डेल्टा H या विलयन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होगा। जो विलायकन होता है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो जल में घुलने पर ऊष्मा का शोषण करते हैं। जैसे कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड या नौसादर को जल में घोलते हैं तो जो परख नली है या जिसमें भी हम घोलेंगे उसके वो जो विलयन है वो ठंडा हो जाता है। यहाँ एंट्रोपी परिवर्तन जो डेल्टा S है वो है किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा का एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर T टेम्परेचर है, डेल्टा H विलयन ऊष्मा है।
विलयन की ऊष्मा है वो विलायकन ऊष्मा और जालक ऊर्जा का अंतर होती है। तो डेल्टा जी का मान L माइनस T डेल्टा S होना चाहिए। किसी यौगिक की विलय अगर घुलता है तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। यह दो प्रकार से संभव हो सकता है कि विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक हो तो विलायकन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी और L का मान ऋणात्मक होगा, जिससे कि डेल्टा जी भी ऋणात्मक होगा और पदार्थ घुल जाएगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू L माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा जी L क्योंकि आपका नेगेटिव है इसलिए डेल्टा जी भी डेफिनेटली नेगेटिव होगा। जब विलायकन ऊष्मा का मान जालक ऊर्जा से कम हो तो विलायकन एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है और L का मान धनात्मक हो जाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड जब जल में घुलता है तो होता है, लेकिन पदार्थ के विलय होने के लिए डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होगा जबकि T डेल्टा S का मान L से ज्यादा हो। यह तभी संभव है जब डेल्टा S का मान धनात्मक हो और पदार्थ के घुलने पर एंट्रोपी परिवर्तन बढ़े। एंट्रोपी परिवर्तन अव्यवस्था का माप होता है। किसी पदार्थ के घुलने पर जितनी अधिक अव्यवस्था होती है उतना ही एंट्रोपी परिवर्तन अधिक होगा, इसलिए यहाँ डेल्टा S का मान धनात्मक होना चाहिए। थैंक यू।